भाभी हुई माँ से भी प्यारी। बीजापुर गांव में ममता नाम की एक औरत अपने बेटे मयंक और बेटी कोमल के साथ रहती थी। मयंक और अनीता शादी करके आए थे और दरवाजे पर ममता इन दोनों की आरती उतार रही थी। तभी ममता की नजर कोमल पर पड़ती है। तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे कहा था ना कि तुम अपने मनहूस चेहरा लेकर मेरे बेटे बहू के सामने मत आना। तेरी परछाई भी इन पर पड़ गई तो उनकी जिंदगी में ना जाने कौन सा तूफान आ जाएगा। माँ, आज तो मुझे मत कोसो। आज मेरी भैया की शादी हुई है, भाभी घर आई है। इस घर में मुझे भाभी के रूप में एक सहेली मिली है। अपने हद में रह कोमल। अपनी भाभी को सहेली बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब वह तेरी बड़ी भाभी है, उसका हर आदेश तुझे मानना होगा। तुम अपना काम उससे निकलवाना चाहती हो ना? नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। चल अब अपने कमरे में जा। कोमल सिसक सिसक कर रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है कि तभी ममता मयंक और अनीता की आरती उतारकर उनका स्वागत करती है और उन्हें अपने कमरे में बैठाती है। कोमल के साथ ऐसा रूखा व्यवहार देखकर अनीता हैरान थी। उसने मयंक से पूछा, मयंक, माँ जी ने कोमल के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? क्या कोमल तुम्हारी अपनी बहन नहीं है? नहीं अनीता, ऐसी बात नहीं है। कोमल मेरी ही बहन है। बात यह है कि जब कोमल माँ के गर्भ में तभी किसी पंडित ने माँ को बताया था, अगर तुम्हें बेटी होगी तो तुम्हारे पति का मौत हो जाएगी। और कोमल के जन्म के बाद यही हुआ और कुछ महीने बाद ही पिताजी चल बसे, जिसके कारण माँ कोमल को मनहूस मानती है। ये बात है, लेकिन इसमें कोमल की तो कोई गलती नहीं है। मयंक और अनीता बातें कर रहे थे कि तभी ममता की चीखने की आवाज आती है। वह कोमल पर चिल्ला रही थी। तुझे कहा था ना कि जब तक तेरे भैया भाभी न खाना खा ले तब तक तू खाना नहीं खाएगी। भैया भाभी के खिलाने से पहले तू ही खाने लगी। माँ, ये तो सिर्फ लड्डू है जो भाभी के मायके से आया है। मैं तो सिर्फ टेस्ट कर रही थी। मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि तुझे सब्र क्यों नहीं आता। जा अपने भैया भाभी को चाय नाश्ता करवा, फिर खुद कुछ खा लेना। ठीक है माँ। कोमल अनीता और मयंक के लिए उनके कमरे में चाय नाश्ता पहुँचा देती है। नाश्ता की ट्रे टेबल पर रखकर वह कमरे से बाहर जाने लगती है। रुको कोमल। जी भाभी, तुमने मिठाई खाई? पहले आप और भैया खा लीजिए, फिर मैं खा लूंगी। नहीं, हम तीनों साथ मिलकर खाएंगे। आओ मेरे पास बैठो। कोमल अनीता के बगल में जाकर बैठ जाती है। अनीता अपने हाथों से उसे मिठाई खिलाने लगती है। कोमल को अनीता के इस तरह से प्यार करना उसे बहुत अच्छा लगता है। उसकी आंखों से आंसू छलक आते हैं। क्या बात है कोमल? भाभी, बचपन से आज तक माँ का प्यार के लिए तरस रही हूँ। माँ ने कभी मुझे अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया। आज पहली बार कोई मुझे अपने हाथों से खिला रहा है। मैं भी तो तुम्हारी माँ के समान हूँ कोमल। बड़ी भाभी माँ का ही दूसरा रूप होती है, तभी तो भाभी को भाभी माँ कहा जाता है। मैं तुम्हें माँ का प्यार दूंगी। अनीता कोमल को गले से लगा लेती है। तभी कमरे के बाहर से ममता की आवाज आती है। कोमल, कहाँ मर गई? माँ की आवाज सुनकर कोमल दौड़कर बाहर आती है। माँ, आपने मुझे बुलाया? रात का खाना कौन बनाएगा? चल जाकर रात का खाने की तैयारी कर। माँ, हलवाई से बनवा लो ना। हलवाई तो चला गया, अब तो शादी हो चुकी है। कुछ मेहमान तो अपने घर भी चले गए। चलो जाकर खाना बना लो। कोमल ने देखा कि अभी घर में काफी सारे मेहमान थे। इतने सारे लोगों के खाना बनाना कोमल की बस की बात नहीं थी। फिर भी माँ का आदेश मानना ही था। उसने सभी के लिए खाना बनाया। काफी सारा खाना बनाते बनाते कोमल इतना थक गई थी कि वो बिना खाए सो गई। जब सब लोगों ने खाना खा लिया तो कोमल कहाँ है? सो रही है महारानी। लेकिन उसने तो खाना खाया ही नहीं। कोई बात नहीं बहू, एक दिन नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। सभी लोग खाना खाकर सो चुके थे। अनीता से रहा नहीं गया। वो एक प्लेट में खाना लेकर कोमल के कमरे में लेकर गई और उसे जगाया। कोमल, उठो, खाना खा लो। भाभी माँ, आज तो आपकी सुहाग रात है और आप मुझे खाना खिलाने आई हो। कोमल, तुमने मुझे भाभी माँ कहा है और एक माँ को तब तक नींद नहीं आएगी जब तक उसकी बेटी खाना न खा ले। अब चलो खाना खा लो।
अनीता कोमल को खाना खिलाती है और फिर उसे सुला देती है। अनीता जब अपने कमरे में पहुंचती है तो अनीता, तुम्हारे आने से कोमल की जिंदगी में खुशियाँ आ जाएगी। शायद उसके प्रति माँ का दिल भी पिघल जाए। अब चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद अनीता और मयंक भी सो जाते हैं। दूसरे दिन कोमल अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती है। सुबह के 8 बज गए, यह महारानी अभी तक सो रही है। ममता कोमल के कमरे में जाती है और उसे झकझोर कर उठाती है। वो देखती है कि कोमल को बहुत तेज बुखार है, लेकिन वो फिर भी कोमल को जगाकर घर का काम करने के लिए कहती है। घर में इतना काम पड़ा है और तू घोड़े बेचकर सो रही है। चल अब काम पर लग जा। माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पूरे बदन में बहुत दर्द हो रहा है माँ। यह सब काम न करने के बहाने हैं। काम करेगी तो सारा दर्द ठीक हो जाएगा। अब जल्दी कमरे से बाहर आ जा। कोमल कमरे से बाहर आती है और झाड़ू लगाने लगती है। वो अनीता के कमरे में भी झाड़ू लगाने जाती है। कोमल को देखकर अनीता ने कहा, अरे कोमल, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं भाभी, मुझे बुखार हो गया है और माँ मुझसे घर का काम करवा रही है। उन्होंने मुझे दवाई तक नहीं दी। तुम ये झाड़ू छोड़ो और तुम अपने कमरे में जाओ। लेकिन मैं पूरे घर में झाड़ू नहीं लगाई तो माँ मुझे बहुत डांटेगी। वो सब मुझ पे छोड़ दो कोमल, तुम अपने कमरे में जाओ। ठीक है भाभी। कोमल अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। अनीता चाय और नाश्ता लेकर कोमल के कमरे में आती है। ये लो कोमल, नाश्ता कर लो और उसके बाद बुखार की दवाई खा लेना, उससे तुम्हें आराम मिल जाएगा। लेकिन फिर भी तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक हो तो मुझे बताना, तुम्हारे भैया तुम्हें डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगे। लेकिन भाभी, घर की सफाई तो अभी बाकी है। घर की सफाई मैं कर दूंगी। नहीं भाभी, माँ ने देख लिया तो घर में कोहराम मचा देगी। माँ जी अभी मंदिर गई हैं, उनकी आने से पहले मैं घर की सफाई कर दूंगी, उन्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा। थैंक यू भाभी माँ। कोमल चाय नाश्ता करके बुखार की दवाई खा लेती है। कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत में सुधार आ जाता है। इसके बाद वह फिर से घर के कामों में जुड़ जाती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद सभी रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए और मयंक भी अब ऑफिस ज्वाइन कर लिया था और कोमल भी कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगती है। कहाँ जल्दी सुबह सुबह? माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। शादी की वजह से मेरी बहुत सारी क्लासेस मिस हो गई है। मेरी परीक्षाएं भी नजदीक आ रही है। आज से तू कॉलेज नहीं जाएगी। लेकिन क्यों माँ? तू कॉलेज चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? माँ, अब तो भाभी आ गई है ना। वैसे भी मैंने सुबह की सारी सफाई कर दी है, सिर्फ खाना बनाने का काम है। भाभी खाना बना लेगी तो तुम उनसे कह देना कि बर्तन ना धोए, मैं कॉलेज से आकर बर्तन धो दूंगी। कान खोलकर सुन ले, मेरी बहू खाना नहीं बनाएगी। तू घर के सारे काम कर और अच्छे से घर संभालना सीख ले। अब जल्दी ही तेरी भी शादी होगी। वैसे भी पढ़ लिख कर तुम कौन सा अफसर बन जाएगी? पढ़ाई के नाम पर मेरे पैसे बर्बाद कर रही है। ममता की बात सुनकर कोमल अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी अनीता उसके कमरे में आती है। रो मत कोमल। भाभी, आपने सुना ना, माँ तो मेरी पढ़ाई छुड़वाने पर तुली है। मैं पढ़ना चाहती हूँ भाभी। तुम चिंता मत करो कोमल, तेरी पढ़ाई कोई नहीं रोकेगा। तू चल मेरे साथ। अनीता कोमल के हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले जाती है। अनीता बहू, इसे ज्यादा लाड प्यार करने की कोई जरूरत नहीं है। इसे इसके हाल पर छोड़ दो। माँ जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ बोलो बहू। माँ जी, मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ और आप मुझे इतना प्यार दे रही हैं, लेकिन कल को कोमल की शादी के बाद अगर ससुराल में उसे प्यार नहीं मिला तो जरूरी नहीं है कि कोमल की सास अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करे। अगर ऐसा हुआ तो कोमल की जिंदगी प्यार के बिना एक बंजर जमीन बन जाएगी। फिर कोमल भी किसी को प्यार नहीं दे पाएगी। माँ जी, अगर कोमल के जन्म के बाद पिताजी की मृत्यु हो गई तो इसमें कोमल की क्या कसूर है? किसी साधु की बात को सच मानकर आपने अपनी बेटी को जिंदगी भर अपने प्यार से दूर रखा। कोई माँ अपनी संतान के साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ माँ, अनीता सच कह रही है। कोमल को उसके हिस्से का प्यार मिलना चाहिए। अनीता और मयंक के बात सुनकर ममता को अपनी गलती का एहसास होता है। वो कोमल को गले लगाकर उससे माफी मांगती है।
मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। जा, तू कॉलेज जा और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर, अपने पिता का नाम रोशन कर। कोमल ममता के गले लगकर बहुत खुश होती है। वो अनीता को भी गले लगाती है। थैंक यू भाभी माँ, आज आपकी वजह से मेरी माँ का प्यार मिल गया। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई लहंगे घर का जादू। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये नई कहानी। यह कहानी चेतना नाम की एक अनाथ लड़की की है, जिसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। चेतना दिखने में बहुत ही ज्यादा काली थी, लेकिन वह दिल की बहुत ही अच्छी थी। चेतना अपनी चाची गौरी के साथ रहती थी, जिसकी खुद की एक बेटी थी, मिष्टी। मिष्टी दिखने में बहुत सुंदर थी, उसका रंग भी निखरा हुआ था, जिस वजह से मिष्टी को चेतना एक आंख भी नहीं भाती थी और वह हमेशा अपनी माँ गौरी से उसकी शिकायत लगाकर उसे डांट सुनवाया करती थी। माँ, माँ, कहाँ हो तुम? यह देखो ना चेतना की बच्ची को, इसने आज फिर से मुझसे बिना पूछे मेरे कपड़े पहन लिए। यह कपड़े पहनकर आज मुझे कॉलेज जाना था, इसने मेरे कपड़े क्यों पहने? क्यों रे चेतना, तुझे मेरी बेटी के ही कपड़े मिलते हैं क्या? तू अपने कपड़े नहीं पहन सकती? चाची जी, मैंने आपसे कहा था मेरे पास एक भी जोड़े कपड़े नहीं है, जो भी थे वो अब हर जगह से फट चुके हैं। उन कपड़े में कॉलेज के सारे बच्चे मेरा मजाक बनाते हैं, इसलिए मैंने आज कॉलेज जाने के लिए मिष्टी के ही कपड़े पहन लिए। मिष्टी के पास वैसे भी इतने सारे कपड़े हैं। मैंने तेरे इन सब चीजों का ठेका नहीं ले रखा है, समझी तुम? तुम्हें इस घर में खाने को मिल रहा है, उसे ही गनीमत समझ, और आज के बाद से खबरदार जो मेरी बेटी के कपड़े को हाथ भी लगाया तो, समझी? ठीक है चाची जी। इधर चेतना को माँ से डांट सुनाकर मिष्टी मन ही मन बहुत खुश होती है। वैसे भी ये काली कलौटी मेरे कपड़े पहनकर कोई जोकर से कम नहीं लग रही है। आज तो इसका और ज्यादा मजाक बनेगा, जिससे मुझे और भी ज्यादा खुशी मिलेगी। इतना बोलकर मिष्टी कॉलेज के लिए निकल जाती है। इधर गौरी भी घर के कामों में लग जाती है। चेतना भी रोते हुए कॉलेज के लिए निकलती है। शाम को चेतना के साथ उसका दोस्त यश भी उसके घर आता है। अंदर आओ यश, बैठो, मैं तुम्हें अभी साइंस की नोटबुक देती हूँ। चेतना, मुझे मैथ का सेकेंड चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया था, तुझे समझ में आया क्या? अरे बुद्धू, वो तो बहुत ही इजी है, ये देखो आया समझ में। अरे वाह चेतना, तुम तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बाय बाय, कल कॉलेज में मिलते हैं। बाय यश। इधर यश को चेतना के साथ बात करता देख मिष्टी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मिष्टी को यश बहुत ही पसंद आ जाता है और वह मन ही मन उसे प्यार करने लगती है। यश के जाते ही मिष्टी चेतना के कमरे में आती है और बोलती है, अरे चेतना, ये लड़का कौन था जो तुम्हारे साथ आया था? कितना हैंडसम और स्मार्ट लग रहा था। तुम्हारा दोस्त है क्या? हाँ, ये मेरा दोस्त है, इसका नाम यश है, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, तो ये बात है, ठीक है, 2 दिन बाद मेरा बर्थडे भी आने वाला है, तो तुम मेरे बर्थडे में अपने दोस्त को भी बुला लेना, आखिर तुम्हारा दोस्त मेरा भी तो दोस्त ही हुआ ना। यह सुनकर चेतना बहुत खुश हो जाती है और वह यश को मिष्टी के बर्थडे पार्टी में बुला लेती है। यश जब पार्टी में आता है तब मिष्टी अपने बदतमीज दोस्तों के साथ मिलकर चेतना का खूब मजाक उड़ाती है और यश से बोलती है, यश तुम तो बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम हो, तुम क्या इस कलमुही के साथ हमेशा घूमते रहते हो? तुम्हारी तो मेरी तरह कोई सुंदर फ्रेंड होनी चाहिए थी, तुम क्या इस काली घटा के पीछे पड़े हो? इससे तो लाख गुना ज्यादा सुंदर मैं ही हूँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दोस्त बनने को तैयार हूँ। इस काली
रोटी बैगन लूटी को छोड़ो और हमारे साथ पार्टी एंजॉय करो। ये इस घर की सिर्फ नौकरानी है, नौकरानी। चेतना को सबके सामने यूं बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती है। वह रोते हुए पार्टी छोड़कर बाहर की तरफ निकल जाती है और रोते रोते एक जंगल में पहुंच जाती है और वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर खूब रोती है। माँ, पिताजी, कहाँ है आप लोग? आप मुझे छोड़कर क्यों इतनी जल्दी चले गए? मुझे भी अपने पास बुला लो। यहाँ किसी को मेरी कोई कद्र ही नहीं है। जिसे देखो सब मेरा मजाक बनाते रहते हैं, कभी मेरा रंग का तो कभी मेरे कपड़े का। मैं अब इतनी काली हूँ तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मैं जन्म लेते ही मर क्यों नहीं गई? कम से कम मुझे आज यह सब तो नहीं सुनना पड़ता। ऊपर से मेरी बहन, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, हमेशा मेरी बुराइयां ही करती रहती है। चेतना इतना बोलकर जोर जोर से रो रही थी, तभी उसे एक आवाज सुनाई देता है। प्यारी लड़की, क्यों रो रही हो तुम? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, रोने से कुछ भी नहीं होने वाला है। कौन हो तुम? डरो मत चेतना, मैं पेड़ हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। मुझसे किसी की परेशानी देखा नहीं जाता। बताओ क्यों रो रही हो? शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूँ। क्या सच में तुम मेरी मदद करोगे? फिर चेतना पेड़ को अपने बारे में सब कुछ बताती है। पेड़ भी शांति पूर्वक उसकी सारी बातें सुनता है। बहुत मुश्किल से तो मेरा एक दोस्त बना था और आज मेरी बहन ने उसी के सामने मेरी इतनी बेइज्जती की। अब मुझे नहीं लगता कि अब वो दोबारा मुझसे कभी बात भी करेगा, इसलिए मैं पार्टी से निकलकर यहाँ जंगल में आ गई। देखो चेतना, जो तुम्हें प्यार करेगा उसे तुम्हारे रंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर तुम्हारा दोस्त सच में तुमसे प्यार करता है तो उसे तुम्हारी बहन मिष्टी की बातों का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम अब रोना बंद करो। प्यार रंग से नहीं, दिल से होता है, और तुम्हारा दिल तो सोने जैसा है। फिर तुम क्यों इतना उदास हो रही हो? आपने सच कहा पेड़ जी, प्यार रंग से नहीं होता है। शाबाश चेतना, चेतना तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मुझे तुमसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ जिससे तुम्हारी सारी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इतना बोलकर पेड़ एक खूबसूरत लहंगे के घर में बदल जाता है और बोलता है, सुनो चेतना, तुम इस जादुई लहंगे के घर के अंदर जाओ। इस घर के अंदर तुम्हारे लिए सारी सुविधाएं होगी। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए अंदर तुम्हें वो सब मिलेगा। चेतना पेड़ की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वह खुशी से उस जादुई लहंगे के घर के अंदर चली जाती है। जब वह अंदर जाती है तब वह वहाँ देखती है, वहाँ उसकी जरूरत की सारी चीजें थी जो उसे चाहिए थी। जादुई लहंगा का घर अंदर से बहुत ही खूबसूरत होता है। तरह तरह के सुंदर सुंदर लहंगे, गाउन, जरूरत की सारी चीजें थे। चेतना उसमें से एक सुंदर सा गाउन लेकर उसे पहन लेती है। गाउन पहनते ही एक चमत्कार होता है और चेतना एक बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। उसका काला रंग गोरे रंगों से निखर जाता है। वह बहुत ही खूबसूरत लगने लगती है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह मैं हूँ। थैंक यू जादुई लहंगे का घर। तभी चेतना को एक और आवाज सुनाई देती है, चेतना तुम चाहो तो हमेशा के लिए इस घर में रह सकती हो, लेकिन अभी तुम्हें अपनी बहन मिष्टी के पार्टी में जाना चाहिए। हाँ सही कहा आपने, मुझे अभी मिष्टी की पार्टी में जाना चाहिए। इतना बोलकर चेतना पार्टी में वापस अपने बहन के घर पहुँचती है। पार्टी में सभी लोग प्रेरणा को ही देखते रह जाते हैं और यश की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। मिष्टी चेतना को देखते ही अपनी माँ गौरी से कहती है, माँ देखो तो ये काली भूतनी कितनी सुंदर और गोरी लग रही है। अचानक से इसे क्या मिल गया जो आज इतनी सुंदर लग रही है? मुझे भी नहीं पता, ये तो सच में गोरी हो गई। क्या लगाया कल मुही तूने अपने चेहरे पे? अब तू ही बता दे। चाची जी सब बताती हूँ। फिर चेतना ने अपनी
अपनी चाची से जादुई लहंगे के घर के बारे में बताया। लेकिन चाची जी, मैं उस घर में अकेले नहीं रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ उस जादुई लहंगे के घर में रहे। आखिर मैं आप लोगों के बिना कैसे रह सकती हूँ। यह सुनकर गौरी और मिष्टी के आंखों में आंसू आ जाता है। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें कभी अपनी बेटी की तरह प्यार नहीं किया। मैंने हमेशा तुम्हें भला बुरा कहा है, तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी तुम हम सब के बारे में इतना अच्छा सोच रही हो। तुम धन्य हो बेटी, मुझे माफ कर दो। चाची जी, आप माफी मत मांगिए। मैंने हमेशा आपको अपनी माँ समझा। अगर आप मुझसे ऐसे माफी मांगोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। आज से मेरी एक नहीं 2 बेटियाँ हैं। इतना बोलकर गौरी चेतना को गले से लगा लेती है और फिर सभी एक साथ मिलकर हंसी खुशी उस जादुई लहंगे के घर में जाकर रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल पोरो टीवी को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको अच्छी और मजेदार कहानियाँ देखने को मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों।